हेलो स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था। हम लोग टॉपिक जो यूज़ कर रहे हैं वो है मैथ की बीजगणित की टॉपिक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने रियल नंबर की स्टडी स्टार्ट की है। यानी हमारा पहला जो लेसन है वो है रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसके प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा पर और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पर स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग कुछ नया करने चल रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम है। मेंटल थ्योरम आगे दी लगा लीजिएगा, दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, अब इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें दो नंबर जानने होंगे। एक को कहते हैं हम कंपोजिट नंबर और दूसरे को कहते हैं हम कंपोजिट नंबर और दूसरे को कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट मीन्स होता है भाज्य संख्या और प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अगर हम इन दोनों नंबरों की स्टडी करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसके क्या हो, दो या दो से अधिक फैक्टर हो। दो या दो से अधिक फैक्टर हो। जैसे दो फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है सेल्फ यानी स्वयं। ठीक है, अगर 1 और स्वयं के अलावा अदर कोई भी नंबर अगर इसका फैक्टर बन रहा है तो हम उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 4 को इस्तेमाल करें तो 4 में हमारा क्या होगा, 1 होगा, 2 फैक्टर होगा और सेल्फ की बात करें तो 4 भी होगा। तो 1 और 4 के अलावा एक से दूसरा नंबर आ रहा है 2, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 4 हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 6 की बात करें तो 6 में हमारा 1 होगा, 2 होगा, ये सब इसके मल्टीपल हैं। ठीक है, फिर 3 होगा और फिर सेल्फ होगा। तो ये क्या है, इन सब के मल्टीपल हैं, तो ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर हम इसी तरह 8 की बात करें तो 8 में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, हमारे कंपोजिट हैं। कंपोजिट का मतलब सीधे सीधे समझिए 1 और सेल्फ के अलावा अतिरिक्त कोई भी नंबर अगर इसमें फैक्टर के रूप में आ रहा है या उसका मल्टीपल बन रहा है तो हम कहेंगे क्या, वो कंपोजिट नंबर है। दूसरा है प्राइम नंबर। दूसरा हमारा है प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में ओनली 2 हैंड्स होते हैं। जैसे अगर हम उनका फैक्टर करें तो जैसे हमारे पास 2 है तो ये सबसे क्या होता है, अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोगों ने 2 को ही माना है, 1 और 2, यानी उसका 1 है और दूसरा सेल्फ है। ठीक है, अगर हम 3 की बात करें तो 3 में भी देखिए 2 हैंड होंगे, 1 और सेल्फ। अगर हम 5 की बात करें तो इसके भी 2 हैंड होंगे, 1 और सेल्फ। यानी अगर हम 7 की बात करें तो इसके भी 2 हैंड होंगे, 1 और सेल्फ। यानी जिसके केवल 2 ही मल्टीपल हों, यानी 2 ही फैक्टर हों, 1 और 2, 1 और सेल्फ,
तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। स्टूडेंट ये एकदम अभ्यास होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में समझ पाएंगे। चलिए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट को। देखिए ये थ्योरम जो है वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको फॉलो किया था, उनका नाम था H.F. गॉस। क्या नाम था? H.F. गॉस। ठीक है, तो चलिए H.F. गॉस के अनुसार हम जानते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम है क्या। चलिए तो इसमें कहा क्या गया, इस फंडामेंटल थ्योरम में कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के ठीक है, अद्वितीय गुणनफल के अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर अद्वितीय रूप का अर्थ होता है कि जो अभाज्य संख्याएं अगर हम उसको क्रम में लिखें तो ज़्यादा अच्छा। अद्वितीय का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है, या तो आरोही क्रम में लिखें या तो अवरोही क्रम में लिखें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 140। अब ये हमारा क्या है, एक नंबर है, भाज्य संख्या है। 140 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 40, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, फिर 3 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब इसके अगर हम मतलब इसके फैक्टर लिखें तो इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये सब इसके क्या हैं, गुणनफल हैं। ठीक, तो यानी कहा क्या जा रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर अद्वितीय का मतलब हो गया कि एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, एक आरोही या अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए। चाहे 7 5 2 2 लिख सकते हैं, चाहे 2 2 5 7 लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गया हो तो अगली एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज 1.2 NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.2 की स्टडी करेंगे। ये ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 बुक है, NCERT है। चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप हर स्टूडेंट से मेरी अपील है कि वो अपनी बुक को सामने रखें। मैं क्वेश्चन को पढ़ता चल रहा हूँ और वो क्वेश्चन को पढ़ें और सुनें और सॉल्व करें। चलिए तो हमारे साथ आइए। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो पहला हमारी प्रॉब्लम यही थी, 140 ही थी। तो दूसरा एक प्रॉब्लम हम लेते हैं इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 156। 156। आइए इसके अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा 2 से। अगर ये देखिए 6 है, लास्ट का डिजिट क्या है, 6 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया और 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। अगर 156 का अगर हम फैक्टर लिखें यानी गुणनफल लिखें, गुणनखंडों का गुणनफल लिखें तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये इसके गुणनखंड हो गए।
गुणनखंडों के गुणनफल हो गए। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो इसी तरह से इसके अदर पार्ट्स भी हैं, जैसे है 3825 है, फिर 5005 है और 7429 है। तो इन सब का आप घर पे बैठिए आराम से इसी तरह से इनके सॉल्व सॉल्यूशन दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम में। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इन अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इनका उपयोग बेसिकली हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एक फार्मूला है, अगर हमारे पास कोई भी दो संख्याएं दी गई हों, दो संख्याएं ज्ञात हूं, तो एलसीएम का मतलब होता है लासा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको बोलते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक बराबर होगा पहली संख्या ए मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बी। इस संख्या का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर है 26, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम यूज़ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास a इक्वल टू दे रखा है 26 और b इक्वल टू दे रखा है 91। अब इनका एलसीएम भी बताना है, एचसीएफ भी बताना है और इस फार्मूले को वेरीफाई भी करना है। तो हमारे पास तीन लक्ष्य हैं, पहला एलसीएम फाइंड करें, दूसरा एचसीएफ फाइंड करें और तीसरा इस फार्मूले को वेरीफाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके फैक्टर निकालते हैं। तो इनके फैक्टर क्या होंगे, 26 प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13, फिर नेक्स्ट है 91, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो इसका फैक्टर शुरुआत होगा 3 से, 3 3 जा ना 7 से होगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। अब हम इसके फैक्टर यानी a इक्वल टू 26, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 13। और अगर हम बात करें b इक्वल टू कितना है 91 और इसके फैक्टर हैं 7 मल्टीप्लाई 13। अगर हम इसका एचसीएफ की बात करें, पहले एचसीएफ किसका 26 और 91 का, तो जो इसमें से कॉमन नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ कॉमन नंबर हमारा है 13, तो इसका एचसीएफ कितना होगा स्टूडेंट 13 होगा, एचसीएफ हो गया इसका 13। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम इसका लघुत्तम समापवर्त की बात करें, तो लघुत्तम समापवर्त में जो दोनों में है उसकी बात करें, तो जो पहले दोनों है वो लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं छोटे अंक से, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 91 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी 182 ए एलसीएम है। ये क्या है, एलसीएम है किन दो नंबरों का, 26 और 91 का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है यानी सत्यापित करना है, सत्यापन करना है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 182 है और मल्टीप्लाई किससे करना है 13 से। ठीक है, 13 2 जा 26 और 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। ठीक है, और 13 1 जा 13 और उसमें 6 10 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में बात करें, तो राइट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई b। a की वैल्यू हमारे पास 26 है
और b की वैल्यू 91 है। मल्टीप्लाई करें 91 में 26 का, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 और 2, तो ये भी वैल्यू आ गई 2366। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, सत्यापित कर लिया। अतः यह सूत्र सत्यापित हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरह से इसके बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। बाकी प्रॉब्लम्स में 510 और 92 है और 336 और 54 है। बाकी इसके 2 प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे आस्क करिएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम एक ही बार में आपके एक एक्सरसाइज को कवर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टी इजक्वल टू ए इंटू बी। यानी 2 संख्याओं पर अगर कोई सवाल हो तो उसको हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, ए है 12, पहला नंबर 12 है और दूसरा नंबर हमारे पास 15 है और तीसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ है 21 और कह रहा है इन तीनों नंबरों का एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। तो एचसीएफ बताने के लिए पहले इसका फैक्टर करते हैं, 2 6 जा 12 और 3 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 से 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। इसके फैक्टर किया जाए तो इसका फैक्टर 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसका फैक्टर किया जाए 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इन सब के फैक्टर को लिखा जाए तो 12 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3। अगर 15 का फैक्टर लिखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 5 और अगर 21 का फैक्टर लिखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 7। ये सब इनके गुणनखंड हैं। ठीक है, अब हम इसमें एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका फाइंड करना है? 12 का, फिर 15 का और 21 का। तो इन तीनों का अगर एचसीएफ की बात करें जो तीनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर हमारे पास 3 है, तीनों में है ना, तीनों में। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया इस पूरे नंबर का? 3। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम किसका किसका? 12, 15 और 21। तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर है वो लिख लें या छोटे से स्टार्ट करें तो 2 का स्क्वायर लिखें, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब 4 5 जा 20 हो गया और 3 7 जा 21। सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम किसका किसका? 12 का, 15 का और 21 का। तो कितना मिलेगा? 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 420। तो स्टूडेंट इस तरह से इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने सॉल्व किया एलसीएम और एलसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उन सब का कॉमन नंबर जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। ये एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट पावर, जिस भी नंबर का हाईएस्ट पावर जो है, यानी हर एक नंबर उसमें शामिल होगा और उसके हाईएस्ट पावर को हम यहाँ लेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले में 2 हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर है और दूसरे वाले में 3, सब में 1 ही पावर है और 5 और 7 1 1 पावर पे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका एचसीएफ कितना हो गया? 400। एलसीएम कितना हो गया? 420। चलिए स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया। इसके अदर भी 2 पार्ट्स हैं, जैसे है 17, 23 और 29 और इसका 3rd पार्ट है 8, 9 और 25। तो स्टूडेंट हम आशा करते हैं कि आप इसके अदर पार्ट्स को इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। नहीं आएगा तो मैंने विकल्प दे रखा है, आप कमेंट बॉक्स में आप इसके सवालों को हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है HCF हमें गिवन है, तो हमें इसमें दिया है, क्या क्या दिया हुआ देखिए, दिया है, क्या दिया है पहले पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएंगे। HCF दिया हुआ 306 एंड 657 का, HCF 306 एंड 657 क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। LCM हमसे फाइंड कराया जा रहा है, LCM पूछा जा रहा है 306 एंड 657 का LCM पूछा जा रहा है, और दो नंबर दिए गए हैं, A की वैल्यू 306 है और B की वैल्यू 657 है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला हमने अभी आपको बताया था, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अब हमें LCM फाइंड करना है, तो LCM इज इक्वल टू होगा A मल्टीप्लाई B अपॉन HCF। चलिए वैल्यू सब की आपके पास गिवन है, A की वैल्यू है 306 और B की वैल्यू है 657 एंड HCF की वैल्यू है 9। चलिए इसको 9 से सब कर दें, तो 9 त्रिक 27, 28 29 30, 3 बचा और 9 4 जा 9 चौक 36, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 34 मल्टीप्लाई 657। चलिए मल्टीप्लाई करें, 657 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 34 का। चलिए 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 छंग 24 और 2 26, 3 से 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 2 17 और 3 छंग 18 और 1 19। चलिए ऐड करें, 8 3 13 हो गया, 12 2, यानी सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो आया वो LCM आया कितना, 22,338, ठीक है। यानी LCM हमें दो नंबरों का मिला, LCM किन किन नंबरों का, 306, 657 का कितना मिला, 22,338, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर किया। अब हमारे पास आता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरह से है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है वेरीफाई करना है, यानी जांच करना है। जांच करने के लिए क्या किसी प्राक संख्या 6 प्राक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हम किसी संख्या n की बात करें, n के लिए हम लेंगे 4 पे पावर n। देखिए कह रहा है 6 पे पावर n कॉमा n के लिए, n प्राक संख्या के लिए, n प्राक्त संख्या के लिए शून्य पर समाप्त होगा, ऐसा उसने प्रश्न किया है, होगा। तो देखिए अगर 6 पे पावर n प्राक संख्या के लिए अगर शून्य पर समाप्त होगा, तो इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि उस के जो फैक्टर आए उस फैक्टर में 5 का होना नेसेसरी है। अगर 5 है तो वह 0 पे समाप्त होगा, अगर 5 नहीं है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। यानी इस नंबर में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। तो 2 तो है पर 5 नहीं है, तो इसका मतलब यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होने वाली है। तो इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे क्या, 6 पे पावर n प्राक संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लिए 5 से विभाज्य होना पड़ेगा। 5 से क्या होना पड़ेगा, विभाज्य होना पड़ेगा। बात समझ में आई। अगर 5 से विभाज्य होगा, 5 से डिविजिबल होगा, तो 6 पे पावर n जो है वह क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा।
अब अगर हम इसका फैक्टर करें तो ये होगा 2 × 3 पूरे पे पावर n। इसे अलग करें तो 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n, ये इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, n प्राप्त संख्या में प्राप्त संख्याओं के गुणनफल में प्राप्त संख्याओं के अभाज्य गुणनफल में क्या है, 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है। अगर 5 शामिल नहीं है तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं ना, क्या n प्राप्त संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी उसने जो बात सत्यता सिद्ध करने के लिए कहा था कि वह शून्य पर समाप्त होगा, प्रश्न में क्या रहा है, जांच कीजिए किसी प्राक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो हम कहेंगे वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आइए स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बस इसमें इसी तरह से कुछ थ्योरी बतानी थी। और ये यूज़ हम कह रहे हैं कहाँ से यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम, या आप लिखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से यहाँ पर हम लोगों ने इसका उपयोग किया है। इसके फैक्टर करने के लिए हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा था, 5 था। ठीक, ये 5 है। अब हम 6 की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो हम इसे इरेज करें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्याख्या करनी है, यानी एक्सप्लेन करना है कि 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं नहीं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, प्रश्न कह रहा है क्यों हैं। ये 2 नंबर जो दिए गए हैं, तो 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, पहला ए है, और ए नंबर जो है वो है कुछ इस तरह से 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरा हमारा बी है, तो बी हमारा जो नंबर है वो स्टार्ट कुछ इस तरह से 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इन दोनों नंबरों को वेरीफाई करना, यानी एक्सप्लेन करके बताना है कि ये दोनों नंबर हमारे क्या हैं, दोनों ही नंबर हमारे भाज्य हैं, दोनों ही नंबर भाज्य हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये भाज्य हैं। भाज्य की डिफिनेशन आपको याद होगी, मैंने शुरू में बताया था, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो क्या हो, जिनके फैक्टर क्या हो, 1 हो, सेल्फ हो, इसके अलावा भी हो, 1 हो, सेल्फ हो, इसके अलावा भी हो। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा क्या इसके नंबर मिलते हैं। तो a = 13, देखिए इधर भी है और इधर भी है, तो 13 को कॉमन करेंगे, तो 7 × 11 × 1 + 1। अब अगर हम इसकी बात करें तो a = हो गया 13 × 7 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 77 + 1। अब a = क्या हो गया 13 × 78। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं, अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसमें 2 नंबरों से ज़्यादा ही नंबर हमें मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला हो गया 13, इसका फैक्टर करें तो 2, यहाँ पर कर लीजिएगा, 78 है तो 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 13। ठीक है, तो 2, 3 और 13। अब इसे अरेंज करके लिखें फंडामेंटल थ्योरम से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 13 × 13। ठीक है, तो ये यूजिंग क्या हुआ है, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम।
ऑफ अर्थमेटिक या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज़ करने के बाद हमने क्या देखा कि इसमें दो या दो से अधिक क्या मिल रहे हैं, अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं के मतलब मल्टीपल यानी हाँ मल्टीप्लाई से बन रहा है ये नंबर, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह एक प्राइम नंबर है। अतः क्या a इज इक्वल टू जो भी नंबर हमारे पास है, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक और खुद से एक और स्वयं से ज़्यादा गुणनखंड है, एक और स्वयं से ज़्यादा गुणनखंड हैं, जो कि क्या कह रहा है, गुणनखंड हैं, जो कि हमें क्या कह रहा है, भाज्य संख्याओं का यानी कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन कहती है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। सेकंड वाले को भी इसी तरह से देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर कॉमन है उसको बाहर कर लें। 5 दोनों में है, बाहर किया जाए तो 5 बाहर करेंगे तो क्या बनेगा, 7 6 4 3 2 मल्टी 1 प्लस 1। अब ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। आगे अगली लाइन में 5 7 28 और 36 प्लस 1। अब यहाँ पर 28 और 36 का मल्टीप्लाई कर लें, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 24 और 4 28, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 1 7, 8 10, ये आ गया। तो b इज इक्वल टू हो गया 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। ठीक है, अब इसके भी अगर हम फैक्टर करें 1009 का अगर हम फैक्टर करते हैं यानी 1009 तो ये डिविजिबल होगा 1009। ये भी मतलब कई तरह के नंबरों से डिविजिबल होगा, यानी इसमें 5 भी है, मतलब इसके और भी मल्टीपल्स होंगे। यानी मल्टीपल्स की बात करें तो इसमें ये नंबर जो होगा इससे इसके कई नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, यानी b इज इक्वल टू क्या 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 के अन्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से युक्त है, गुणनफल से युक्त है। अतः b एक क्या है, भाज्य संख्या है, b एक भाज्य संख्या है। ठीक है, गुणनफल से युक्त है, अन्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से युक्त है, अतः b एक भाज्य संख्या है। स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो 7 थोड़ा थ्योरेटिकल है, आइए उसको कहानी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिए पढ़ रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो एक मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर सोनिया
को चक्कर लगाने में सोनिया जो है वो उस लड़की को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। ठीक है, और फिर वही मैदान है, फिर आगे भी कहानी कह रहा है 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी वही मैदान है, यानी उसी मैदान का, यानी उसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर रवि को चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है मिनट लगते हैं, फिर कह रहा मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो कह रहा है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, जब भी ऐसी सवाल है, ये सवालें बेसिकली कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं कि जब एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही तरह के लोग चलते हैं तो वो कब पुनः मिलेंगे। तो ऐसी घड़ियों पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसी सवाल आए तो हमारे पास याद रखना है कि इसके लिए एक ही मेथड है कि हम इसका LCM निकालें, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम्स हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो नंबर हैं, A = 18 मिनट है और B = जो है, यानी हम इसको मान सकते हैं सोनिया है तो S और रवि है तो R और इसका 12 मिनट है। ठीक है, दोनों के लिए हम बात कर लिए। तो इन दोनों नंबरों का हमें क्या करना है? LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए 18 है। 18 को अगर हम इसका फैक्टर निकालें तो 2 से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगर हम 12 का निकालें तो 12 का होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अगर हम इन दोनों नंबरों का लिखें तो 18 का फैक्टर लिखें तो 2 × 3 × 3, या इसे लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। अगर हम 12 की बात करें तो लिखेंगे 2 × 2 × 3। अगर इसकी बात करें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। अगर हम इन दोनों का LCM निकाल रहे हैं, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका किसका? 18 और 12 का, 18 और 12 का। तो क्या मिलेगा? जो इसके हाईएस्ट पावर होंगे उन्हीं नंबरों को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 और 3 का भी हाईएस्ट पावर कितना है? 2। सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 36 मिनट। 36 मिनट, यानी LCM मिला किसका किसका? 18 और 12 का, कितना? 36 मिनट। यानी आंसर भी हुआ, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर पुनः पहुंच सकते हैं। कह रहा है ना कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो यानी 36 मिनट बाद वो अपने रनअप को पूरा करके प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने 1 to 7 एक्सरसाइज 1.2 जो कि वास्तविक संख्या का एक चैप्टर है, मैंने उस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट किया। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर कवर कर चुके हैं और आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त भी करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।